सोने वालों को जगाने के लिए आया हूं मैं। तुम भी एक इंसान हो, बताने के लिए आया हूं मैं। उद्देश्य हमारा अधिकार मिले, एक बार नहीं हर बार मिले। मजदूरों के पसीने की कीमत सूखने से पहले यार मिले। ना ही अत्याचार है करते, ना खून खराबा पेशा है। हंस के दो या लड़के लेंगे, यही हमारा संदेशा है। जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में कयामत कर देंगे। जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में कयामत कर देंगे। जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में कयामत कर देंगे। नाज़रीन आदाब, आज हम मुलाकात कर रहे हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर मनोज झा जी से, जिन्होंने मैथिली, हिंदी और इसके अलावा कई अहम ज़बानों में फ़िल्में बनाई हैं और बहुत कामयाब साबित हुई। इसके अलावा बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है। तो आइए जानते हैं उनके अब तक के ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और खैर मकदम करते हैं आज के प्रोग्राम में मनोज झा जी का। ये सफर है, जो फिल्मी करियर है, ये कैसे शुरू हुआ? मतलब कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपने रुख किया, थोड़ा सा बताएं। इंडस्ट्री के रुख मैंने किया तो मैं उस समय में जेएनयू में था। अच्छा, ये 90s के दशक की बात है। ये अच्छा, तो 90s आप के दशक की बात है। स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, जेएनयू का स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, क्या बात। और उस समय में मेरा एनएसडी आना जाना लगा रहता था। एनएसडी में मेरे बहुत सारे मित्र थे और मैंने भी कई बार कोशिश किया था। अच्छा। बट लेकिन एनएसडी में मेरा हुआ नहीं। तो और फिर उस समय में मैंने एज ए असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया था। मिस्टर उमेश विष्ट थे। तो उनको मैंने एज ए असिस्टेंट मैंने डायरेक्शन में मैंने ज्वाइन किया और मेरी शुरू से ही मेरी तमन्ना हमेशा डायरेक्शन की थी। अच्छा। और उसके बाद उस समय में बहुत अच्छा सीरियल एक आता था DD2, उस समय में शुरू ही हुआ था। अच्छा, उसमें अच्छा। एक बहुत बड़ा सीरियल उस समय में आया था, तन्हाई, जो अच्छा। किसी फिल्मी कलाकार परीक्षित साहनी जैसे लोग उसमें मेन लीड काम कर रहे थे। शादिया सिद्दीकी, अमन क्या नाम था, अमन वर्मा उसमें थे, शादिया सिद्दीकी थी, परीक्षित साहनी थे। मतलब उस समय के बहुत बड़ा सीरियल था। लेकिन अच्छा। फिल्म के सबसे पहले आदमी परीक्षित साहनी थे जो उसमें काम कर रहे थे। अमन वर्मा को आज लोग आजकल आप जानते हुएगा, बहुत बड़े स्टार हैं अमन जी। जी जी जी। और फिर उसके बाद मेरा सफर शुरू हुआ। उस समय में एक फिल्म आई थी बैंडिट को। अच्छा। तो बैंडिट क्वीन में एज असिस्टेंट मैं काम कर रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद उसको बहुत सारे अवार्ड मिले बैंडिट क्वीन को। फिर मैं कुछ दिन के लिए मैं काफी मशहूर फिल्म हुई थी। फिर उसके बाद मैं श्री राम सेंटर दिल्ली को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। वहां मैंने प्लेज वगैरह किया और अपने जमाने के सबसे बड़े डायरेक्टर प्लेज के थे अमाल आलाना, इब्राहिम अलकाजी। और अमाल आलाना के साथ उस समय बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने प्ले में मैंने एज एक्टर काम किया था। मदर करेज, बार्टोल्ट ब्रेख्ट का एक नाटक है मदर करेज। तो मैंने उसमें स्टेज के पीछे भी, बैकग्राउंड भी और स्टेज पर भी, दोनों जगह मैंने काम किया था। अच्छा। मैं एज एक्टर भी काम किया था और स्टेज के पीछे भी मैंने उनके साथ डायरेक्शन में मैंने काम किया था। अच्छा। फिर उसमें मैंने एक बहुत बड़ा नाटक मैंने, और उस बार्टोल्ट ब्रेख्ट के उस नाटक को लेकर लगभग हमने 20 कंट्रीज में हमने गए और 20 देशों में मैंने उस नाटक का प्ले किया। उस समय मैंने उस नाटक को लेकर काम किया था। और फिर मैंने इब्राहिम अलकाजी के साथ मैंने एक बहुत बड़ा प्ले किया था, विरासत जी। फिर मैंने उस समय एनएसडी के कई डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया जो बाहर फ्रीलांस करते थे, जैसे अरविंद कौर जी थे, उनके साथ मैंने काम किया था। और फिर चित्रा सिंह जी थी, उनके साथ मैंने काम किया था। इस तरह से मैंने बहुत सारे प्ले में मैंने वहां दिल्ली में मैंने काम किया। मैं अपने स्टडी के दौरान ही ये सब सारी चीजें मैंने काम किया था। और फिर उसके बाद मैंने नीना गुप्ता जी के साथ मैंने काम किया था। उनके एक सीरियल उस समय में बहुत बड़ी सीरियल आई थी, दर्द। तो
उनके साथ फिर मैंने काम किया। और फिर उस समय मैं कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वगैरह था हॉलीवुड का, मैंने उस समय भी कुछ मैंने काम किया। अच्छा और फिर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था चैनल 4 का। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें काम किया। इस तरह से मेरे सफर कंटिन्यूअस मेरा चलता गया, मेरा आगे बढ़ता गया। क्या बात है। मतलब और आपकी फिर इसी बात जितनी शानदार रही, आपका जो सफर है वो उतना ही शानदार रहा। मतलब आपकी हाँ पर्सनैलिटी जिस तरीके से है, कोई आपको शायद पहली नजर में देख कर ना पहचान पाए कि ये एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसने बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म, जिसने राइफलगंज जैसी बेहतरीन फिल्मों में बतौर डायरेक्टर काम किया है, उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। हम्म आपकी शख्सियत बड़ी शानदार है। हम्म हम्म मनोज हम्म, जी, जब आपने नहीं क्योंकि हाँ जेएनयू के आप स्टूडेंट रहे हैं और फिर आपने जब फिल्मों का रुख किया, तो कितना मुश्किल लगा आपको, कितना मुश्किल लगा आपको काम मिलने में और अपनी एक पहचान बनाने में कितना टाइम लगा? नहीं, देखिए जिस दौर में मैंने ये सारा काम मैंने शुरू किया था, वो दौर जी। टीवी इंडस्ट्री के लिए वो एक दौर शुरू हुआ था। टीवी अच्छा। इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली किसी के एक चैनल हुआ करता था उस समय, DD1। जी जी जी। और उस समय में DD2 शुरू हुआ था, जिस पर पहला सीरियल मेरा था, जिसमें मैंने एज असिस्ट में काम कर रहा था। पहला सीरियल था DD2 का। अच्छा। और फिल्मों में काम करना उस समय में बहुत ही टफ होता था, इसलिए कि सिलेक्टेड लोग ही काम करते थे, सबके पहुंच से बाहर की चीज थी। तो उस हम्म। समय में लिंक बनते चले गए, लोग मिलते गए, और बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा था हम्म। कि इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक्चुअली वहां का सर्कल मेरा ऐसा, एनएसडी को लेकर मेरा सर्कल ऐसा हो गया था, तो सर्कल ऐसा बन गया था। उस समय में भी एनएसडी में या श्री राम सेंटर में या वहां का जो माहौल ऐसा था, जो एक कॉपरेशन का माहौल था। जी। उस समय में मीता वशिष्ठ मेरी अच्छी मित्र, उस समय में मीता वशिष्ठ मेरी अच्छी मित्र हुआ करती थी। उनका एक सीरियल बहुत अच्छा, उस समय में उषा जी का सीरियल बहुत हिट हुआ था, 55 खंभे लाल दीवार। उसमें और उस समय में मेरा मुकेश सिंह, तो क्या कहते हैं, संजय झा, विजय कश्यप, क्या कहते हैं, राजेश जैस, ये सब हम लोग एक मित्र हुआ करते थे। अच्छा। तो और एक दूसरे के प्रति रिकमेंडेशन की जो बात उस समय में थी, जो एक दूसरे को कहा किसको प्रमोट करना है, किस तरह से किसको आगे बढ़ाना, तो एक बहुत एक कॉपरेशन वाली भावना उस समय में हम लोगों के बीच में बहुत था। ये नहीं था जो ये क्यों काम कर रहा है, वो वहां क्यों क्या है, उसको वहां से काटो, ऐसी कुछ बातें नहीं थी उस समय। और हम लोग एक दूसरे को बहुत ही कॉपरेट करते थे। मैं जहां कहीं भी असिस्ट करता था, तो अपने दोस्तों को मैंने एज ए कास्ट वहां पर मैं करवाता था, जैसे भी हो कि जी मेरे जी। दोस्त इसमें। आपको बिलीव नहीं करेंगे, उस समय में मैं या तो होम मिनिस्ट्री के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के लिए लगभग अच्छा। करीब करीब 20 के आसपास मैंने डॉक्यूमेंट्री किया। अच्छा, क्या कहने हैं? और इसी हिसाब से सब एक दूसरे के कॉपरेशन में थे। मैं अपने दोस्तों के साथ उनको कास्ट करते थे, मैं डायरेक्शन में था, मैं कहीं असिस्ट कर रहा था, कहीं एसोसिएट कर रहा था। तो इस हिसाब से हम लोग का माहौल उस समय बहुत अच्छा था। तिग्मांशु उस समय में थे वहां पर, तिग्मांशु जी। धुलिया का नाम आपने वांशु। हाँ, तिग्मांशु थे। तो एक बहुत ही अच्छा उस समय का एक माहौल बहुत अच्छा था, और हम लोग एक दूसरे को बहुत कॉपरेशन में थे, इसलिए जी। आगे। आपका जो सफर रहा तो बड़ा खूबसूरत सफर। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि हाँ, अब तक आप जो है ओमपुरी जी के साथ काम किया है और दूसरे कलाकारों के साथ काम किया, तो आपकी जो फिल्म है जिसका जो है ये राइफलगंज, हम्म। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये फिल्म कैसी तरीके की है और ओमपुरी जी के साथ काम करके कैसा रहा आपका? देखिए, ओम पुरी जी एक वेटरन कलाकार हैं, बहुत ही पुराने कलाकार हैं। कई बार हम लोग एनएसडी में मिलते थे, हम्म। और एनएसडी वो आते थे अक्सर। एनएसडी वो नसीर साहब, ये लोग अक्सर एनएसडी आते थे। नसीर साहब यहीं के, राज बब्बर साहब अक्सर एनएसडी आते थे, तो हम लोग की अक्सर मुलाकात होती थी। जी। और आप 90 के दशक में मैंने सोच लिया था, जब कभी मैं कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा तो ओम जी को मैं जरूर मिलूंगा। क्या एक कहने मेरा एक हैं? सपना था। ओम जी दो ऐसे कलाकार इंडस्ट्री के थे जिनके साथ काम करना मेरा सपना था। अच्छा। मेरे आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे इमेजिनेशन में अमिताभ बच्चन कहीं नहीं है जिनको लेकर मैं काम करूं, ये मेरा सपना है। वो हाँ कहीं हाँ। नहीं है।
लेकिन ओम जी और नसीर साहब ये दो एक ऐसे कलाकार हैं जो मेरा उस समय से, जिस समय में मैं एमएसडी में हम लोग बैठ के और वहां चाय, दिन भर चाय के कप पर जब हम लोग सारी बातें करते थे, प्लेज करते थे, तो उस समय में नसीर साहब और ओम जी में ट्रस्ट थे जो नहीं, मैं जब कभी भी काम करूंगा तो इन लोगों को लेकर मैं काम करूंगा। एक रियलिस्टिक के पीछे एक बहुत बड़ी उस समय में बात होती थी। और उस समय में जो सोच जो डेवलप होता था वो कभी भी ग्लैमरस सोच नहीं डेवलप होता था कि मैं एक कमर्शियल फिल्म करूं, इतनी बड़ी हो, नहीं, एक रियलिस्टिक चीज है जो कुछ बात हो उसमें। और इस तरह से चीजें को मैं आगे, और जहां कहीं भी मैं एज ए असिस्ट भी किया तो वहां भी मुझे बहुत ज्यादा कॉपरेशन मिला, चीजों को समझने में, चीजों को जानने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें मिली उस समय में। जबकि मैं पेपर में भी, उस समय मैं मीडिया में भी मैं काम करता था, द लिंक और पायोनियर वगैरह के लिए, द लिंक और पायोनियर वगैरह के लिए मैं काम करता था, इंडियन एक्सप्रेस के लिए मैं काम करता था। तो इस तरह से एक जुड़ा पूरे मीडिया और इस क्षेत्र में रहता था। तो जब मैंने राइफलगंज जब मैंने डिजाइन किया तो उनमें सबसे पहले एक्टर थे जिनसे मैंने सबसे पहले मैंने कांटेक्ट किया ओम जी से। क्या बात। और वो उन्होंने बोले स्टोरी सेशन के लिए बुलाए और मैं जाकर उनको स्टोरी नरेट मैंने किया। और मैंने स्टोरी नरेट 10 मिनट में मैंने उनको पूरी स्टोरी मैंने नरेट कर दिया, उनका कैरेक्टर मैंने नरेट कर दिया। और बस उसी 10 मिनट में फाइनल भी हो गया। अच्छा। उसी 10 मिनट में तुरंत हाथों हाथ फाइनल भी हो गए और तुरंत हाथों हाथ उन्होंने पूछ लिया जो डेट कब का जो लोग। और तो वो बोले ठीक है 2 महीने के बाद मैं डेट देता हूँ। बहुत ही अच्छा तुम्हारा, मैं इस तरह का एक कैरेक्टर, वो खुद चर्चा की कि मैं इस तरह का एक कैरेक्टर प्रकाश झा के फिल्म उस समय चक्रव्यूह में काम किए थे। हाँ चक्रव्यूह में ही काम किए थे। तो और मेरा वो सब्जेक्ट भी नक्सल देश मेरा सब्जेक्ट था जी। और एक ऐसे कैरेक्टर का सब्जेक्ट था जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर इंडिया वापस आता है, एज ए प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करता है, लेकिन यहाँ की चीजें जब वो देखता है तो वो रिवोल्ट कर देता है, नहीं ये गलत। और फिर वो एक नक्सलाइट ग्रुप खुद ऑर्गेनाइज करता है जिसको लोगों ने नक्सलाइट ग्रुप नाम दे देता है, नॉट कि वो नक्सलाइट नहीं थे, वो सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। अच्छा। आज के जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया गया था नक्सल। तो राइफलगंज वही एक कहानी है कि एक रामफलगंज नाम का एक गांव रहता है जहां बाद में नक्सलाइट के कारण उस गांव का नाम ही राइफलगंज हो जाता है, नॉट रामफलगंज, राइफलगंज हो जाता है। राइफलगंज। मनोज जी, आपने हिंदी में कई बेहतरीन फिल्में की, तेलुगु और तमिल में भी किया है आपने, और आपने अपनी जबान जो है, मैथिली जबान जो है, जो कि दरभंगा की जबान है, तो मैथिली में क्या अभिलाषा, उसके अलावा पहले मैं आपको बताऊं, मैथिली में मैंने सबसे पहली फिल्म मैंने किया था गरीबक बेटी। अच्छा। गरीबक बेटी, और बहुत ही मैंने कम बजट में, और एक उस समय में जबकि छोटे शहरों में फिल्म बनाना, अब ये 2005 की बात है, अच्छा, ये 2005 की बात है, उस समय में छोटे शहरों में फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। और कोई सोच ही नहीं, स्टेट कैपिटल तक कोई सोच नहीं पाता था जो यहाँ फिल्म बनेगी, और एक तो छोटे से डिस्ट्रिक्ट टाउन में कहां से फिल्म बनेगी, सीधी सी बात है। और सर्कमस्टांसेस कुछ उस समय में ऐसा हो गया था, जो मैं कनाडा से उस समय में इंडिया लौटा था, और मैं 2-3 फिल्में उस समय में कर रहा था मैं, और बड़े बड़े स्टार को लेकर। उस समय में मैंने मिथुन चक्रवर्ती, नगमा, नागार्जुन, इन लोगों को मैं साइन करके मैं फिल्म कर रहा था। लेकिन संजोग ऐसा था जो फिल्म शुरू होती थी और बंद हो जाती थी, किसी न किसी कारण से, किसी कारण से मेरी 2 प्रोजेक्ट ऐसे हो गए। अच्छा। मेरे 2 प्रोजेक्ट, और दोनों बड़े स्टार कास्ट को लेकर था। तो नागार्जुन को लेकर एक फिल्म था, एक क्या कहते हैं मिथुन दा को लेकर एक फिल्म था, उसमें एक में नगमा हीरोइन थी, एक में पूजा भट्ट हीरोइन थी, और फिर मेरा बंद हो जाती। इस 2 से मैं थोड़ा सा पजल हो गया, और मैं बोला नहीं, अब जाके मैं 6 महीना बिल्कुल मैं रेस्ट करूंगा और घर पर आऊंगा। और मैं ये सोच के मैं आ गया मधुबनी कि अभी 6 महीना मुझे कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना, एकदम बिल्कुल क्या करना है। और यहाँ बातों बातों में एक चीज हो गया कि भाई जब आप अपनी फिल्म कर रहे हैं तो फिर अपनी भाषा ही क्यों नहीं फिल्म हो रही है। ऑब्वियसली हम जहाँ रहते हैं वहां भी इस चीज की चर्चा होगी ही।
और मैं यहाँ पर बातों बातों में ही मैंने फिल्म एक प्लान किया, और मुंबई से बहुत सारा चीज लाना यहाँ पॉसिबल नहीं था बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे यहाँ से नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां जी ज्यादा मुझे सहूलियत लगा, और वहां से मैंने कांटेक्ट किया, और फिर वहां से मैंने सारा चीज जितने सारे एपेटस हैं वो मैंने यहाँ लाया, और फिर यहाँ मैंने अपनी भाषा में एक फिल्म मैंने तैयार किया, गरीबक बेटी। गरीबन बेटी। और गरीबक बेटी, गरीब ए डॉटर ऑफ अच्छा। पुअर, ए डॉटर ऑफ पुअर। हम्म। और वो एकदम पूरा बिल्कुल छोटे से बजट में मैंने वो फिल्म बनाया, छोटे से बजट में, और फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर यहाँ हिट हुई। फिल्म यहाँ का एक ब्लॉकबस्टर फिल्म वो साबित हुई यहाँ पर। क्या बात। और फिर मैंने उसके बाद मैथिली में मैंने लाइन लगा दिया फिल्म का कि हर साल एक फिल्म करनी है। अच्छा। और मैंने फिर उसके बाद मैंने गरीब क्या कहते हैं सुहागिन मैंने बनाया, वो फिल्म भी ऐसे ही ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिर उसके बाद हमने अपन गांव अपन लोग बनाया, फिर उसके बाद हमने माया कर्ज बनाया, फिर उसके बाद हमने खुरलुच्ची बनाया, फिर उसके बाद हमने हमर शौकीन बनाया। 2005 से लेके 2015 तक मैं कंटिन्यूअस फिल्म बनाता रहा। क्या बात। और सारी की सारी फिल्में एकदम ब्लॉकबस्टर, एक लाइन से सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर। फिर उसी समय में साइमल्टेनियसली मैं तेलुगु में भी काम कर रहा था, मैं उसमें मैं बंगाली में भी मैं काम कर रहा था, मैं हिंदी के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से मैं उस पर भी काम कर रहा था। और फिर उसके बाद जाके मैंने जब राइफलगंज डिजाइन किया, तो फिर वहां के सारे कलाकारों को जो उस समय में, जैसे प्रमोद माथुर थे, हम लोग एनएसडी में अक्सर जब प्रमोद जी मुंबई से जब दिल्ली आते थे, तो वो हम लोगों को एक चीज याद है, कि वो हम लोगों को अक्सर चाय पिलाते थे। और चाय का सिस्टम ये होता था, जो हर आदमी 2 कप चाय पिएगा, 1 कप चाय नहीं पिएगा, एक अच्छा। ऐसे पिएगा और एक ऐसे पिएगा, एक ऐसे पिएगा, एक ऐसे पिएगा। तो ये हम लोग एक सिस्टम, और ये कमाल प्रमोद जी का था, प्रमोद माथुर। और वो उस समय बड़े स्टार हुआ करते थे, वो आते थे, विजय सर आते थे, विजय कश्यप आते थे, तो हम लोग इस तरह से एक चीज। तो वो जब हमने फिल्म ये किया, तो फिर मैंने प्रमोद साहब को भी लिया, मोहन जोशी साहब से मेरे अच्छे रिलेशन थे, मैंने मोहन जोशी साहब को भी लिया मैंने उसमें। ओम जी तो खैर उनका तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो ग्रेट एक्टर हैं। और इस तरह से मैंने फिल्म डिजाइन किया, और फिल्म अच्छी है। क्या बात। मनोज जी, आपकी जो पहली मैथिली फिल्म थी, अगर उसका कोई एक डायलॉग अगर आप हमें सुनाना चाहें, याद हो अगर आपको। वो डायलॉग में मैं मैथिली बोल सकता हूँ, वो डायलॉग हमारा मैथिली में थे। हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो देख रही है, जो व्यूअर्स हैं, वो जाने कि मैथिली जबान किस तरीके से बोली जाती है, क्या उसका टोन होता है। आप प्लीज बोले। ओहिमे एक डायलॉग बहुत नीक रहे, जे क्या प्रेम करने का अधिकार सिर्फ अमीरों के पास है, मतलब प्रेम करने का अधिकार सिर्फ अमीर धनिक लोग के संगे छे। नहीं, प्रेम गरीबक बेटी सेहो प्रेम कर सकै छै, और गरीबक बेटी जतेक समर्पित भऽ कऽ प्रेम कर सकै छै, धनिकक बेटा या बेटी ओतेक समर्पित भऽ कऽ प्रेम नहि कर सकै छै। ताहि दुआरे हम विवाह अगर जिंदगी में कतौ करब, कहियो करब, तो अहीं टा से करब, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कहियो करब से करब। ये जो डायलॉग था उस फिल्म का पूरा पंच लाइन था, जो गरीब की बेटी एक अमीर के बेटे से प्रेम होता है, उसको क्या क्या उसके लिए गांव का जो माहौल होता है, जो और उसमें कैसे कैसे क्या क्या झेलना पड़ता है, उसके ऊपर पूरी फिल्म थी। और आजिज होकर एक गरीब और अमीर के प्रेम को भले ही हम शहरों में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रियलिस्टिक में हम गांव में उसको आज भी नहीं एक्सेप्ट करते। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, हम उसको आज भी नहीं। और एक मेरी कहीं ना कहीं सोच में हमेशा एक रियलिस्टिक घुसा हुआ रहता है। मैंने आज तक जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किया, सब कहीं ना कहीं मैंने रियलिस्टिक से उसको जोड़ा, और वो फिर लास्ट में ऐसा सर्कमस्टांसेस बनता है, जो वो लड़की फिर जहर खा के मर जाती है। अच्छा, मर जाती है लड़की, मर जाती। जैसे फिर मैंने दूसरी फिल्म जब मैं सुहागिन कर रहा था, तो अभी आपने एक फिल्म अभी आई थी जबरिया जोड़ी,
शायद आप देखे होंगे, जबरिया जोड़ी एक हिंदी फिल्म आई थी जी। उस कंसेप्ट को लेकर मैं 2007 में मैंने फिल्म किया था, जो हमारे यहाँ एक रियलिस्टिक घटना था। अच्छा और रियलिस्टिक घटना ये होता है, जो उस समय में पकड़ुआ विवाह बहुत होता था। अच्छा। उससे पहले कुछ दिन पहले तक पकड़ुआ विवाह बहुत होता था हमारे यहाँ। जी जी जी। बिहार में भी पकड़ुआ विवाह बहुत ये हो गया था। और उसमें क्या होता है, तो एक पकड़ुआ विवाह के चक्कर में एक ब्राह्मण फैमिली एक छोटी जात के एक लड़के को उठा लेता है। अच्छा। जो उस लड़के का हॉस्टल में रूममेट रहता है, और लोग समझ जाते हैं कि यही वो लड़का है जिसको हम लोग उठाने के लिए आए हैं, और उसको उठा के लाके एक ब्राह्मण फैमिली शादी कर लेता है अपने बच्चे के साथ। और जब इस बात का उसको पता चलता है, तब वो सोचता है कि नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो इसको भी ब्राह्मण साबित कर देंगे ना। ये एक रियलिस्टिक घटना हुआ। अच्छा अच्छा। उस चक्कर में क्या हुआ, तो पूरे के पूरे फैमिली बर्बाद हो जाता है। तो आप पकड़ुआ विवाह का एक बैड साइड क्या है, एक डार्क साइड क्या होता है, मैंने उसको एक रियलिस्टिक की। पकड़ुआ विवाह ठीक है आप करते हो, लेकिन एक उसका डार्क साइड एक ये भी है, एक उसका बैड इफेक्ट उसका ये भी पड़ता है। मैंने उस रियलिस्टिक को मैंने लाने की मैंने कोशिश किया। जो मैंने एक ऐसे ही फैमिली की रियलिस्टिक चीजें लाने की मैंने कोशिश की कि सौतेला भाई है, लेकिन एक हम लोग यहाँ परंपरा क्या होती है, एक पहले की एक सोच क्या होती थी कि हम अगर अपने बड़े बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा लेते हैं, तो नीचे के बच्चों को वो देख लेता है कि फाइनेंशियली या गाइडेंस या गाइडलाइंस किसी चीज उसको दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो लोग अपने बड़े बेटे को जैसे तैसे करके, या फिर ऐसा होता था कि बड़ा बेटा अगर घर का काम संभाल लिया, तो फिर छोटे बेटे को पढ़ने के लिए छोड़ देता था, और छोटा बेटा फिर फाइनेंशियली घर को सपोर्ट में ले आता था। लेकिन मैंने जस्ट उसमें उलट दिखाया, जो अगर आप बड़े बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो एक ऐसा समय आ गया है जो वो फिर अपने परिवार बच्चों को लेकर अलग हो जाता है, और फिर वो चीजें वहीं कहीं ना। क्या बात। मनोज जी, एक व्यूअर का सवाल है हमारे कि क्या अब भी पकड़ुआ विवाह जैसी चीजें बिहार में है? अब तो पकड़ुआ विवाह तो बीते जमाने की बात हो गई, अब नहीं होता है। अब तो विवाह की चीज ही, पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया है। अब पकड़ुआ विवाह की क्या बात है, अब तो वैसे भी विवाह नहीं होता है। बिल्कुल, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक होने लग गए हैं, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। बिल्कुल। ये पूछते एक और सवाल है कि उस जमाने में पकड़ुआ ब्याह की क्या वजह रही? पकड़ुआ विवाह का सबसे बड़ा उस समय में था, जो हमारे यहाँ जो दहेज प्रथा है, जो बिहार में या भारत में ही दहेज प्रथा एक ऐसे अभिशाप की तरह ग्रसित कर दिया था सारे लोगों को, जो हर कोई दहेज इतना दे नहीं पाता था। तो क्या बिना दहेज की बेटे की शादी संभव नहीं थी? खास करके छोटे कास्टों में, ऊंचे कास्ट में, जैसे ब्राह्मण फैमिली हुआ, राजपूत फैमिली हुआ, कास्ट फैमिली हुआ, ऐसे कुछ फैमिलियों में जो बिना दहेज का शादी संभव ही नहीं होता था। मतलब मिनिमम कुछ भी आप दहेज उस समय में करते तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया उस जमाने में, ये 90s के दशक में 1 लाख 1.5 लाख रुपया इजी वे में आपको देना ही पड़ता, तभी आप उसके बाद के खर्चे अलग। तो वो की तरफ पूरे समाज में फैल गया था, और लोगों की बेटी की शादी एक समस्या जैसे लोगों को लगता था। अपना घर वार बेच के, सारी चीजें बेच के जैसे तैसे लोग बेटी की शादी करते थे। और उसके बाद भी उन बच्चों के साथ जो हमारी बेटियां जाती थी, फिर भी उसके साथ सलूक अच्छा नहीं। तो इसके अगेंस्ट में ये चीजें शुरू हुई। जब दहेज की बात है तो फिर पकड़ के शादी करो, और फिर बाद में जो भी होगा मंगावी करेंगे। और चीजें इसी चीज को अब पकड़ेगा कौन? तो कुछ ऐसे ग्रुप्स उस समय में बन गए थे कि मान लीजिए जो किसी लड़के के दहेज में 2 लाख रुपया मांग रहा है, तो ठीक है भाई, इसको 25,000 रुपया आप दो, 10-20,000 25,000 दो, और ये उसको पकड़ के लाके जबरदस्ती शादी करवा। बिल्कुल 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 इस तरह से। तो ये जो एक दहेज प्रथा हुई, कि दहेज प्रथा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अब दहेज प्रथा नहीं बढ़ भी नहीं रहा। अब आप हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो कुछ गवर्नमेंट सर्विस छोड़कर दहेज की चीजें बिल्कुल 80% खत्म हो गई।
अब 20% कहीं 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 बचा हुआ है, नहीं तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ दहेज कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई, अब शादी ही समस्या है, दहेज दहेज का समस्या है। शादी समस्या, अब शादी इसलिए कि अब जाति बंधन टूट रहा है। जी जी, जाति बंधन बहुत टूट रहा है। अब जो जहां जिस कॉलेज में पढ़ रहा है या जिस कंसर्न में नौकरी कर रहा है, तो लोग वहीं से अपने जीवन साथी चुनने की कोशिश करते हैं, जो हमारे वर्किंग हो, सब कुछ हो, हमारे हिसाब की हो, हमारी पसंद की हो। तो इसलिए अब वो इतनी बड़ी बात नहीं रही। अभी कभी तो 20-25% तो बचा ही हुआ है, लेकिन वो अलग चीज है। बिल्कुल वहां बिल्कुल दोस्तों, देश बदल रहा है और सोच भी बदल रही है। मनोज जी ने इसी कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई, जो पकड़ुआ ब्याह कहते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे बॉलीवुड में भी फिल्म बनी जिसमें रोहित रॉय ने जो है अपने एक्टिंग की थी, जबरिया जोड़ी। जबरिया, हाँ जबरिया जोड़ी, सेम कंसेप्ट जबरिया जोड़ी। बड़ा अच्छा रहता है कि जो रियलिस्टिक कहानियां हैं, जो रियलिस्टिक जो मतलब जिसकी सच्चाई के आसपास, उन सच्चाई से जुड़ी फिल्में बनाना, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि हिम्मत की बात होती है, उसे जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो बेपनाह मोहब्बतों से नवाजते हैं। हम लोगों की परिवार की आज भी एजुकेशन के लिए पहली पसंद है जेएनयू। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने लाइन कही ना कि जेएनयू के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो एक अलग सोच, एक अलग फिक्र, अलग नजरिए से देखते हैं और चीजों को समझते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए कहा जा सकता है कि जेएनयू जो वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में दूसरी जगह जो जाना जाता है, ये क्रिएटिव माइंड की वजह से जाना जाता है। बहुत खूब। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि डायरेक्टिंग के फील्ड में क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस देखने को मिले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्शन के क्षेत्र में या किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो, आपके सोच पर तमाम चीज डिपेंड करता है। मैं ये कभी नहीं कहता हूं जो दुनिया बुरी है, और ये भी मैं कभी नहीं कहता हूं जो दुनिया अच्छी है। अच्छी है। आपकी सोच, आपके विचार कैसे हैं, दुनिया वैसी है, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, उस पर निर्भर। जितना मैं आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं जितना ही ग्लैमरस फील्ड में हूं जी, हमारे यहाँ फिल्म लाइन से ज्यादा ग्लैमरस फील्ड नहीं होता है। बिल्कुल उससे ज्यादा ग्लैमर कहीं नहीं, किसी भी स्टाइल में, किसी भी रूप में उससे ज्यादा ग्लैमर कहीं नहीं है। सी बात है। और मैं उतना ही आध्यात्मिक फील्ड में नहीं। मैं जितना पहुंच वहां रखता हूं, उतना ही पहुंच मैं आध्यात्मिक फील्ड में भी रखता हूं। मेरी उसी तरह की मेरे योग हो, या मेरी तंत्र की साधनाएं हो, या यौगिक साधनाएं हो, या पूजा पाठ हो, या नवरात्रि हो, मैं उसी शिद्दत के साथ करता हूं जिस शिद्दत के साथ मैं एक फिल्म बनाता हूं। बहुत तो इसलिए दुनिया, आप अपने आपके विचार पर दुनिया डिपेंड करता है, और आपके लोग भी उसी तरह के लोग मिलेंगे जिस तरह से आपका सोच होगा। फिर आप बोलेंगे कुछ तो लोग ऐसे मिलते हैं जो धोखा देते हैं, बिल्कुल देते हैं, और देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। इसलिए देना भी चाहिए, इसलिए कि जब तक आपको पीड़ा नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, तो आपको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ज्ञान भी तो नहीं, हमें ज्ञान मिलने के लिए पीड़ा भी चाहिए। अगर हम तपस्या, हम पढ़ाई में अगर हम 3 साल ग्रेजुएशन में लगाते हैं, तो हम सब कुछ अपना गवाते हैं, तब जाके हमें 1 डिग्री मिलती है। अपना सोच, अपना विचार, अपना पैसा, बहुत से। तो इसलिए वो भी जरूरी है कि जब तक हमको ठेस नहीं लगेगा, तब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये भी होते रहना चाहिए आदमी। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्रिएटिव नहीं, क्योंकि हर आदमी आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता है। अगर आपके विचारों से हर आदमी सहमत हो जाए, तो इसका मतलब हमारा समाज जड़ हो जाएगा, हमारा समाज क्रिएटिव नहीं रहेगा। क्योंकि हर मनुष्य का क्रिएटिविटी अपना अपना होता है। एक ही जैसा सब सोचने लगेगा तो हम इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, सबके अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से सबका सोच चाहिए। मनोज जी, अगर जी कंटिन्यू करें आप। उसी नक्सलाइट को मैं अपने जब राइफलगंज में कर रहा था, तो मैं उस समय में भी एक रियल स्टोरी उठाया था। एक ऐसे आदमी की रियल स्टोरी जो IIT जैसे जगह से पढ़कर वापस लौटा था गांव,
लेकिन उसके परिवार के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो मजबूरन वो नक्सलाइट हो गया। बिल्कुल। क्या आईआईटी से लौटा हुआ बंदा ऐसा हो सकता है? लेकिन फिर भी उसके ख्वाब रहते हैं जो हम पैरेलल एक ऐसा सिस्टम पैदा कर देंगे कि जहां पर असमानताएं नहीं रहेंगी। समानता का मतलब ये भी नहीं होता है जो ऊपर और नीचे नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन असमानताएं जो बेसिक चीजों की, लोगों को जिस बेसिक चीजों के लिए लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है वो नहीं हो। सोच के स्तर अलग अलग हो, नहीं अलग अलग होगा तो फिर हमारा समाज नहीं टिक पाएगा। बिल्कुल, ये था मेरा। ये आगे बढ़ो। मनोज जी, अगर मनोज झा एज डायरेक्टर ना होते, प्रोड्यूसर ना होते, तो फिर किस फील्ड में जाते? फिर हम नेता होते। क्या बात है। फिर हम नेता होते, सीधी सी बात है। मनोज जी, आपने जैसा कि शुरू में बताया कि आप जो है थिएटर के आर्टिस्ट भी रहे हैं, आपने कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने दोनों तरफ काम किया है। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन और एक्टिंग, तो दोनों में आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? देखिए, सबसे एक्चुअली मैं शुरू से, या आपको बाय बॉर्न बोलिए, सीधी सी बात, तो मैं बाय बॉर्न डायरेक्टर हूं। मैं बाय बॉर्न डायरेक्टर, बाय बॉर्न डायरेक्टर, बहुत उम्दा। हाँ, कि सबसे पहला नाटक मैंने किया था 11 साल की अवस्था में अपने स्कूल में। उस समय भी मुझे एक्टिंग की कोई ऐसी चाहत नहीं थी। मैं बोला मैं डायरेक्टर बनूंगा, मुझे डायरेक्शन करना है। उस समय क्या बात। तो एक डायरेक्शन जो है वो मेरा को लगता है। रही एक्टिंग की बात, तो एक डायरेक्टर को कंप्लीट, एक एक्टर जब तक नहीं होगा तब तक वो डायरेक्टर नहीं हो सकता है। मेरी जो सोच है कि जब तक आप एक कंप्लीट एक्टर नहीं है तब तक आप डायरेक्टर नहीं है, तब तक आप राइटर नहीं है। कि आपको सोच में, इमेजिनेशन, एक करेक्टर को जो इमेज करना है कि मेरा करेक्टर कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, कैसे देखेगा, उसकी भंगिमाएं कैसी होगी, उसके बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, तो जब तक हम अपने में उस चीज को फील नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे बता पाएंगे? कैसे बता? हमको फील तो करना पड़ेगा। इसलिए एक उम्दा एक्टर कभी भी एक अच्छा डायरेक्टर हो सकता है। क्या कहना मनोज जी? हमारी इंडस्ट्री में भी जी, और हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत एक्टर हैं जो बाद में डायरेक्टर बने हैं, अच्छे डायरेक्टर बने, अच्छे बने। इसी बात है। मुझे अगर इस फील्ड में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो इस फील्ड में जाएं, कदम रखें, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले आप प्ले से शुरू कीजिए, नाटक से शुरू कीजिए। पहले चीजों को समझिए कि एक फिल्म में आप देखते हैं एक एक्टर ही पर्दा पर है, वही सब कुछ नहीं होता है। जितना ऑन द कैमरा जितने लोग काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उतने ही बैक द कैमरा भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप अगर एक प्ले को कंप्लीट, एक प्रोडक्शन को अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए ना एक्टिंग टफ रह जाएगा, ना डायरेक्शन टफ रह जाएगा, और ना बैक स्टेज आपके लिए टफ रह जाएगा। एक एक्टर के लिए भी उतना ही नॉलेज चाहिए कि बैक स्टेज जो है वो क्या सोच रहा है मुझे पे। सीधी सी बात है। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले से शुरुआत कीजिए। जो आपके शहर में या जो जहां भी हो, आप ड्रामा स्कूल ज्वाइन कीजिए, ड्रामा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां आप एज ए एक्टर भी काम कर रहे हैं तो बैक स्टेज को समझिए, चीजों को समझिए। कोई जरूरी नहीं है, कई जगह ऐसे भी होते हैं जो चीजें हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है वो हमारा एक आर्ट कलर का बता देगा जो वहां असिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो वो चीजें एक समझने के लिए आप शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्ले। एक्टिंग के फील्ड में, शोबिज के फील्ड में आने के लिए सबसे बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप प्ले। आप प्ले से शुरुआत कीजिए, किसी नाटक ग्रुप से जुड़कर आप शुरुआत कीजिए। उससे थोड़ा आपको हिम्मत होता है, उसके थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ता है, आप किसी नाटक स्कूल को ज्वाइन कीजिए। फिर अच्छा, दूसरी बात होती है जो दोनों में डिफरेंस बहुत है। एक्टिंग के मामले में कैमरे की एक्टिंग
और एक स्टेज की एक्टिंग में बहुत अंतर है। बहुत 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 अंतर है कि हम जब स्टेज पर कोई भी चीजें प्ले करते हैं तो हम रिपीट नहीं हो सकते हैं, आपको कॉन्शियस इतना रहना पड़ेगा, बिल्कुल हम रिपीट नहीं हो सकते हैं। और एक फिल्म के लिए जब आप शूट करते हैं तो आप बार बार रिपीट होंगे, रिपीट कर कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम शॉट पर शॉट हम 10 बार टेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में एक चीज सबसे हार्ड डिफरेंस क्या है, जो नाटक जब आप स्टेज पर प्ले करते हैं तो आपका ये क्लोज नहीं चल रहा है, अच्छा, आपको पूरा पूरा वाइड पूरा एंगल चल- चल रहा है, बिल्कुल पूरा वाइड एंगल चल रहा है। तो आप चेहरे पर थोड़े बहुत सिकन आई और अपने आवाज से आपने अगर मैनेज कर लिया और अपने बॉडी लैंग्वेज से मैनेज कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन एक फिल्म के लिए आपका एक एक छोटा छोटा पार्ट है, आंख के नीचे की एक रेखा है, एक इसकी एक एक हल्की हल्की चीजें, एक एक चीज आपका नोट किया जाएगा। तो नाटक में जितना आप अपने एक्शन से ज्यादा रिएक्शन पर काम करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। क्या और फिल्म मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा या जो मैंने जाना, जो मैंने अनुभव किया, जो एक्टिंग में एक्शन नहीं होता है, सबसे बड़ा एक्टर वही है जो रिएक्शन जानता है। क्या बात है, बहुत उम्दा। जो रिएक्शन जान गया, समझ गया, वो बड़े बड़े डायलॉग को अपने रिएक्शन से खा जाएगा, वो सबसे अच्छा एक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए रिएक्शन पर ज्यादा काम करें और स्टेज से सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे स्टेज सबसे। मनोज जी, चलते चलते कुछ और सवाल हैं मेरे, वो भी ले लेते हैं। मनोज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके जो है ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो अभी आप लेकर आने वाले हैं, जिनके हमें देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, जो उसके बाद मैंने प्रोड्यूस भी किया जी। मैंने बड़े बड़े स्टार कास्ट को लेकर मैंने प्रोड्यूस किया और मैंने डायरेक्टर अपने दोस्त को लिया, क्योंकि मैं खुद अच्छा। डायरेक्टर था। लेकिन नहीं, एक समय में हम लोग एक सीरियल आता था, शायद आप भी देखे होंगे, तारा, रमन कुमार जी का, बहुत लगभग उस समय में बहुत बड़ा सीरियल था और लगभग 2000 एपिसोड उसका टेलीकास्ट हुआ था जीटी पर। अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ दिन उनके साथ भी काम किया मैंने एज असिस्टेंट। तो उस समय में हमारे एक मित्र थे अभिषेक, मैंने उनको डायरेक्शन में लिया। हमने नहीं भाई, हम दोस्तों को कभी, इसलिए कि दोस्त ही हमें आगे बढ़ाया, तो हम भी दोस्त को नहीं कभी छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो उस समय में मैं प्रोड्यूस किया और मैंने अपने दोस्त को डायरेक्टर लिया, अभिषेक दुधैया, अभिषेक दुधैया। और वो मैंने DD1 पर सीरियल चला मेरा, ए जिंदगी गले लगाने। बड़ी स्टार कास्ट, सुधा चंद्रन, अनंत देसाई, जस्सी, इन लोगों को लेकर मैंने वो सीरियल, मैंने अवतार गिल, इन लोगों को लेकर मैंने वो सीरियल बनाया। और अभिषेक के बाद में अभी आप फिल्म देखे होंगे, भूज द प्राइड। भूज द प्राइड अभी एक फिल्म आई थी। हाँ भूज, हाँ वो अभिषेक ही हमारे डायरेक्ट किए हैं उसको, बड़े स्टार कास्ट, अजय देवगन, संजय दत्त, इन लोगों को लेकर सब कुछ किया है। तो ये सारे लोग जब पहुंचते हैं तो बड़ी खुशी होती है, जो कि जब हम लोग एक साथ काम करते हैं और कोई इतने बड़े चीज, कोई वो फिल्म कर रहा है, कोई वो फिल्म कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। नाउ टाइम मैं काम कर रहा हूँ एक सीरियल के ऊपर, और 2 प्रोजेक्ट एक हमारे मैथिली में उस समय में क्या था, तो हर जगह बड़े बड़े लेखकों जो स्थापित लेखक साहित्य के थे, उनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। हिंदी में भी हुआ है जी। जितने सारे ओरिजिनल जो फिल्म है हमारे, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, बंगाली है, सब बड़े बड़े लेखकों को लेकर काम किया जिनके साहित्य ऑलरेडी अच्छे एस्टैब्लिश है। तो अभी उन्हीं में से मैं 2 को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, एक राजकमल, बहुत ही उम्दा साहित्यकार, तो वो मैं शुरू कर रहा हूँ उनकी एक कृति को लेकर। और दूसरे एक हमारे यहाँ बहुत बड़े एक नाटककार हैं महेंद्र मलंगिया, तो उनका एक किताब है, नाटक है उनका, उस नाटक को मैं फिल्मी रूप दे रहा हूँ। क्या बात है। ये 2, एक इनका नॉवेल है, उस नॉवेल को मैं फिल्मी रूप दे रहा हूँ।
और एक उनका एक नाटक है। ये 2 प्रोजेक्ट में अगले महीने वो हम लोग शूट कर रहे हैं उसको। और एक सीरियल है मेरा जो प्योर मैथिली कल्चर को लेकर, कल्चर प्रमोट करने के लिए, कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसी कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बने हैं। जैसे आप देखते होंगे संजय लीला भंसाली की जो भी फिल्म है वो अपने कल्चर, गुजराती कल्चर को प्रमोट कर रहा है। जी जी जी। तो जो भी जहाँ के रीजनल फिल्में बनाते हैं सब अपने अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, सारी छोटी छोटी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा वो सीरियल है वो कंप्लीट मैथिली कल्चर को प्रमोट करते हुए, और हमारे यहाँ की जो बेसिक थीम इमोशन है, मिथिलांचल की जो बेसिक थीम है वो कभी भी इनका जो है वो बिल्कुल इमोशनल चीजें है। यहाँ पर यहाँ इकोनॉमिकल चीज को कभी वैल्यू नहीं दिया गया। यहाँ आप बहुत बड़े अमीर हैं, इसका आपको वैल्यू कभी नहीं यहाँ दिया गया। हाँ ठीक है, आप पैसा कमाते हैं वो पर कुछ नहीं, लेकिन आप कल्चर्ड कितने हैं। आप अगर गांव आते हैं तो अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो हम आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप मैथिली में बोलते हैं तो हम आपको सराहते रखेंगे। जो मैथिली के जो चाहने वाले हैं, जो जबान है खूबसूरत जबान है और बिल्कुल डिफरेंट है, और जैसा मनोज जी ने कहा कि आप इनको पैसों से नहीं खरीद सकते। मुझे एक बड़ा प्यारा शेर याद आता है कि किसी के क्या मजाल जो हमको खरीद सकता, हम खुद ही बिक गए खरीदार देखकर। तो मनोज जी जैसी शख्सियत, और जो है या यूं कहूं कि वो पूरा बिहार जो कल्चर है, जो एक वहां पर जो लोग रहते हैं, उनका दिल बड़ा प्यारा होता है। आप उनको पैसों में नहीं तोल सकते, आप उनको मोहब्बत की 2 जबान बोले वो खुद ही बिक जाएंगे। और ये एक बिल्कुल सराहनीय बात है और बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सीरियसली। आपकी शख्सियत बड़ी उम्दा है। आप जितने सादा लिबास पहनते हैं, उस सादे लिबास में एक अजीम शख्सियत है जिसने बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं, और बड़ा अच्छा लगा। मैंने जैसा कहा भी शुरू में कि आपको पहली नजर में देखकर शायद ही कोई बता पाए कि आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं। आपका रिश्ता बॉलीवुड से है, आपका जो है टॉलीवुड से है, बॉलीवुड से, अलग अलग इंडस्ट्री से है, लेकिन आप मैंने हॉलीवुड की फिल्में भी एज असिस्ट काम किया है, एज एसोसिएट काम किया है। बिल्कुल मतलब एक है ना कि एक बिहारी 100 पर भारी। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये गले में गमछा डाल के आप नहीं कह सकते कि ये ऐसी शख्सियत है जो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर कर चुका है और बड़ी कामयाबी के साथ सफर किया है। और हमारी दुआएं हैं हमारी पूरी टीम की और हमारी, कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और बड़ी बड़ी फिल्में करते रहें और वो खूब चलती रहें।